हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि वो शहर, वो सिटीज जो 300 वर्षों पहले पानी के अंदर जा चुकी थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण फिलीपींस में बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं, सूखा इतना विकट है। अब यहां इस पीछे इस तस्वीर को देखें और इमेजिन करें उन लोगों को जो यहां पर अभी पिक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये सिटी कभी ये पीछे जो नदी है उस पर बने बांध के कारण पानी में जा चुकी थी। अब यहां प्रश्न ये आता है कि भाई इतने भयंकर सूखे का कारण क्या है। पीछे इस शहर का नाम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेंटाबैंग नाम का ये जो शहर है, ये बहुत समय पहले ही 1990 के आसपास की, 1970 के आसपास की अगर मैं बात करूं तो इस समय ये शहर जो है वो जलमग्न कर दिया गया था, हुआ नहीं था। कर दिया गया से आशय क्या है, तो यहां एक नदी बहा करती है, उस पर बांध बनाकर इसके जल को रोका गया और अंततः यह शहर जो है वो पानी के अंदर चला गया। लेकिन फिर आता है मानो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण भाई पड़ता है सूखा, और आज के समय यह सिटी अब वार्षिक तौर पर 2 या 3 महीने के लिए जो है वो पानी से बाहर आ जाती है। सोच कर देखिए, एक आपदा जैसी स्थिति दुर्लभ परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। लेकिन यहां सोचने वाली बात एक और है, क्या है इसके पीछे का कारण? क्या पूरी दुनिया में नदियां सूख रही हैं, या फिर फिलीपींस में कोई विशेष बात है, या फिर अगर मैं आपको कहूं तो भाई हमारे साउथ ईस्ट एशिया में ही ये कोई खास इफेक्ट है जो यहां की नदियों को सुखा रहा है। एक साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहां ध्यान से देखें तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो शहर की हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आने वाला एक शहर है। फिलीपींस में ये आता है, जैसा मैंने बताया कि जलमग्न हुआ करता है और कुछ महीनों के लिए बाहर आता है। ऐसा ये इकलौता शहर नहीं है, आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे शहर और भी हैं। और एक बात याद रखिए कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी बहुत सारी दुर्लभ स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो भाई जो आर्द्र मौसम हुआ करता है, उस मौसम में जब नमी की मात्रा बढ़ती है, खासकर बहुत अधिक तीव्रता के, आई थिंक आप इमेजिन कर पाएंगे, एक वृहद तीव्रता वाले टाइफून्स का फॉर्मेशन, या मैं स्पष्ट लैंग्वेज में कहूं तो भाई चक्रवात का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो थाईलैंड में भी स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती हुई दिख रही है। 2023 में लगभग 37 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई हीट वेव के कारण। यानी कि चरम स्थितियां खासकर साउथ ईस्ट एशिया में ही क्यों बनती हुई दिख रही हैं, आइए चर्चा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसका यह है कि जलवायु परिवर्तन करने में योगदान की अगर हम बात करें तो इन देशों का उतना अधिक योगदान नहीं है। याद रखें कि इन देशों ने अभी विकास गेन नहीं करा है, फिर भी ये विकास की कॉस्ट अभी से पे कर रहे हैं, कीमत अभी से पे कर रहे हैं। कारण बहुत साइंटिफिक है। ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई कि इस ओर यहां कहीं आपको दिखाई देता है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड चाइना, फाइन, और इस एरिया में आपको दिखाई देगा इंडिया, जो कि एक ग्लोबल मार्केट भी है, साथ ही ये चाइना के बेसिकली ट्रेड रूट पर आता है। अब इन देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई एक तो ये विश्व के सबसे व्यस्ततम जलमार्ग के एरिया में आया करते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन देशों का एक जियोग्राफिक, आप कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन है कि ये देश द्वीपीय हैं। या तो अधिकांश देश यहां आपको द्वीपीय दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली हम जिस देश की चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं आपको नेमली कहूं तो भाई यहां कहीं आपको जो है वो दिखाई देगा हमारा फिलीपींस वाला एरिया। अब फिलीपींस की जब हम चर्चा करें तो द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया की चर्चा करें, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। बोर्नियो स्वयं में एक द्वीप है जिसमें 3 देश हैं। इसी तरीके से अदर आइलैंड्स। याद रखिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे एक्सट्रीम प्रभाव उन देशों पर पड़ता है जो देश वास्तविकता में द्वीपीय होते हैं। अब इन द्वीपीय देशों को जरा ध्यान से देखें। एक तो भाई बात यह है कि ये आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या डियर ये है कि इन देशों में तापमान बढ़ने के कारण सीधा सीधा, एक तो सी लेवल राइज के कारण ये सीधे पानी के अंदर ही चले जाएंगे। दूसरी चीज है, इनके चारों ओर खौलता हुआ पानी, गर्म पानी अगर इकट्ठा होता है तो मैसिव रेनफॉल हो जाएगा।
बहुत जल्दी, यानी कि तापमान बढ़ने पर एक तो सीधा जलमग्न होने की समस्या, दूसरा सबसे बड़ी कि भाई स्पष्ट तौर पर यहां बहुत जल्दी तीव्र बाढ़ आने की समस्या होती है और एक इफेक्ट होता है, किसी दिन डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, जिसे कहा जाता है आइलैंड इफेक्ट। आइलैंड इफेक्ट यह कहता है कि आसपास के सागर अगर गर्म हो जाएं तो आइलैंड्स जो है औसतन दिन के समय उनसे बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इस कारण यहां पर मैसिव क्लाउड फॉर्मेशन होकर बहुत तीव्र फ्लश फ्लड का फॉर्मेशन हो जाता है, तीव्र वर्षा हो जाती है बहुत कम समय अंतराल में, बादल फटने जैसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है। अब भाई एक समस्या आइलैंड्स में फ्लड की हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि सागरीय स्तर में वृद्धि होने से इन देशों में मास डिस्ट्रप्शन इसलिए भी हो जाता है बिकॉज यहां पर फूड सिक्योरिटी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो उपजाऊ जमीन जो तटों के पास है वो तुरंत पानी के अंदर चली जाएगी। और भी डेंजरस स्थिति तो यह है कि आसपास के सागर का तापमान बनने से यहां पर चक्रवातों का निर्माण हो जाता है और चक्रवात मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। पर आपके दिमाग में अभी भी प्रश्न होगा कि सर यहां आने वाली नदियां कैसे सूख रही हैं? तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि इन द्वीपीय देशों में जो वर्षा का जल है यही नदियों के लिए सोर्स ऑफ वाटर होता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया की डियर ये समस्या आज के समय बन चुकी है कि यहां पर रेनफॉल पैटर्न डियर ये चेंज हो रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है। और याद रखें कि यह कहा जाता है नोज ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का वो भाग जहां पर प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाले हर परिवर्तन का परिणाम आपको दिखाई देगा। और प्रशांत महासागर में हो रहा तापमान का परिवर्तन पूरी तरह से इन द्वीपों के द्वारा नहीं करा गया है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थान पर जो तापमान का परिवर्तन हो रहा है या इस स्थान पर होने वाली जो घटनाएं हैं उसके लिए यह देश पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, परंतु परिणाम सबसे पहले इन द्वीपीय देशों में ही दिखाई देगा। अब अगर मैं आपसे कहूं एल नीनो ला नीना के लिए ह्यूमंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन जब इस एल नीनो ला नीना की कंडीशंस का फॉर्मेशन होता है तो यहां बहुत ही विरले परिस्थितियां बन जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर जो रिवर्स हैं ये तुरंत ड्राई हो जाती हैं। अब ये जो रिवर्स का ड्राई होना है इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि भाई जो एल नीनो प्रभाव है और जो ला नीना प्रभाव है, इसमें से जो एल नीनो की परिस्थिति है वो जब ऑस्ट्रेलिया में ड्राइनेस प्रमोट करती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया में ये ड्राइनेस प्रमोट करती है तो उस समय इन द्वीपीय देशों में जो मौसमी वर्षा होनी चाहिए, जो सीजनल रेनफॉल होना चाहिए, जो केवल वर्षा की ऋतु में नहीं होता। याद रखें कि साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो इस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है, इस साउथ वेस्टर्न मॉनसून के कारण इंडिया में ही नहीं इन देशों में भी वर्षा होती है। तो भाई अगर हमारे यहां सूखा पड़ा है तो कहीं ना कहीं यह स्थिति यहां भी होगी, लेकिन नदी सूख जाने की स्थिति इसलिए भी बनती है क्योंकि इन द्वीपों में द्वीपीय स्तर पर सीजनल रेनफॉल भी देखने को मिलती है, स्थानीय वर्षा भी देखने को मिलती है। और फिलीपींस में बीते दशकों में यह वर्षा नहीं हुई और इवन इन आइलैंड नेशंस में जो सीजनल लेवल पर लोकल रेनफॉल होती है वो डिक्रीज हो रही है। कई जगह यह कहा जाता है कि यहां पर जो ओशन का सरफेस है उसका तापमान किसी ऋतु में जब गर्म होना चाहिए वो ठंडा हो रहा है और जहां सामान्य होना चाहिए वहां अतिशय गर्म हो रहा है। एक ऐसी कंडीशन जो कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली है। इस प्रकार से नदियों का सूख जाना सिर्फ और सिर्फ आज के समय एक आश्चर्य लग सकता है, लेकिन एक बड़ी विकट आपदा की स्थिति है। ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी वाटर के लिए रिवर्स पर है और ये रिवर्स साउथ ईस्ट एशिया जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड पार्ट में से एक है, रिवर्स आर ड्राइंग, सूख रही हैं, खत्म हो रही हैं। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मेक श्योर कि आपके डिस्कशन का पार्ट जरूर होना चाहिए एनवायरमेंट, नॉट ओनली एज अ जनरल मैनर बट एज आईएएस एस्पिरेंट ऑल्सो। सो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो डियर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा 7 मई से स्टडी IQ के P2I बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले ये बैचेस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए भी हैं बिकॉज 3 आवर की लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, फैकल्टी के साथ आप डिस्कशन भी करेंगे, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और ये डाउट केवल चैट में नहीं, केवल ऑडियो में नहीं, वीडियो में भी आप डायरेक्टली लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्री क्वालिफाई करने का एक 100% पार्ट यह है कि प्री का सिलेबस बार बार कवर हो, इसलिए इसमें प्री ओरिएंटेड स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है जिसे SIP के नाम से जानते हैं। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि प्री क्वालिफाई करने का जैसे ही आपको एश्योरेंस मिलता है, आप प्री क्वालिफाई करते हैं, आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाता है ऑन दिस कॉस्ट ओनली। सोचकर देखें, इस कॉस्ट पर आपका रहना, आपकी सारी सुविधाएं, खाना, सब कुछ इंक्लूडेड होगा जब आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में यहां आएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मॉक इंटरव्यूज, ये सब कुछ प्रोवाइडेड होगा अलॉन्ग विथ हार्ड कॉपी में आप तक नोटबुक्स कोरियर की सुविधा के साथ पहुंचाई जाएंगी। 18 किताबों का ये सेट है। इंपॉर्टेंट है IAS एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लाइफ में एक बार जरूर ट्राई करें कि आप प्रोफेशनल मैनर में एक तरीके से UPSC को फेस करें। इस प्रकार की तैयारी आपको क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड पाथ प्रोवाइड करती है टू क्लियर दिस एग्जाम। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।